सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें है एक्सप्लेन इंक्रीमेंटल मॉडल। आपको कोर प्रोडक्ट और डिटेल प्लान भी बताना है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है? जैसे नाम बता रहा है कि आपको इंक्रीमेंट करना है, यानी कोई चीज है, कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कुछ इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। तो इंक्रीमेंट मॉडल प्रपोज किया था डीएल पैरनास साहब ने। इसमें क्या होता है कि हम जो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है वो तो लेंगे, साथ में हम इटरेटिव प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी लगाएंगे। यानी हम कंबाइन करते हैं जो एलिमेंट्स, यानी जो अच्छी बातें हैं लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल की और जो इटरेटिव प्रोटोटाइपिंग मॉडल है उस दोनों की हम अच्छी वस्तुएं यहां पर लगाएंगे। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ये होता क्या है? यानी आप डेवलप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को और एक बार में जब डेवलप करते हैं तो कुछ पार्ट डेवलप करते हैं, ओनली अ पार्ट। अब इसमें क्या करते हैं कि जो पार्ट्स है, मान लीजिए आपके पास ये एसआरएस है, इसमें मान लीजिए 30 आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने क्या किया, पहले 15 ले ली जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 15 के हिसाब से आपने एक पूरा डिलीवरेबल बना दिया। उसके लिए आप रिक्वायरमेंट भी करेंगे, डिजाइन भी होगा, कोड भी होगा, टेस्ट भी होगा सॉफ्टवेयर का। और फिर उसके बाद हम एक बार जब ये कर दें तो अगली बार जब हम बनाएंगे तो और इसमें और जो 30 से 15 बन गई, अब और जो बची, जैसे हो सकता है 5 दे दें आप और 10 बढ़ा दें। ऐसे करके आप इंक्रीमेंटली इसको बनाएंगे जब तक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे ना आ जाए। इसमें खास बात यह है कि जो रिलीज है आपको पहले ही मिल जाता है, कस्टमर को पहले ही मिल जाता है, जो शायद पार्शियल प्रोडक्ट ही हो लेकिन उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो तो होगी। और फिर उसके बाद फंक्शनैलिटी इंक्रीज होती है। इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। ये जो मॉडल है ये प्रायोरिटाइज करता है सिस्टम रिक्वायरमेंट को और फिर क्या इंप्लीमेंट करता है, वो जो रिक्वायरमेंट जो जरूरी है और उनको एज ए ग्रुप इंप्लीमेंट करता है। हर एक न्यू रिलीजेस में आपको फंक्शनैलिटी एनहांस मिलेगी पिछले रिलीज सिस्टम से, इसीलिए इसको हम इंक्रीमेंटल मॉडल बोलते हैं। इसीलिए जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो कम होगा, रिड्यूस होगा। पहले रिलीज में मान लीजिए आपने कुछ फंक्शनैलिटी दी, उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड रिलीज में पहले मिल लीजिए, मान लीजिए आप ए देते हैं, अगले में ए प्लस दे दीजिए या ए में बी जोड़ दीजिए। और ए और बी और सी आपकी फंक्शनैलिटी थी, तो ए आपने पहली बार दे दिया, दूसरी बार ए प्लस दे दीजिए, तीसरी बार आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही ऑफर कर दीजिए। हर एक रिलीज में कुछ एडिशनल या नई फंक्शनैलिटी होगी सिस्टम में और हर बार में फंक्शनैलिटी हर एक रिलीज के साथ इंक्रीज होगी, एनहांस्ड होगी। एडवांटेज क्या है इंक्रीमेंटल मॉडल के? क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर होना पार्ट्स में, तो जो कॉस्ट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप जो लोग हैं, जो पर्सनल हैं, वो आप लिमिटेड नंबर में लगा सकते हैं क्योंकि आपको पार्ट में देना है एक साथ। अगर आप मान लीजिए आपको ऐसी एसआरएस आपकी ऐसी है जहां आपको मान लीजिए डेटाबेस पे काम करना है, आपको मान लीजिए नेटवर्किंग पे काम करना है, आपको क्लाइंट सर्वर पे काम करना है, आपको यहाँ पर वेब कनेक्टिविटी भी देनी है, आपको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी देना है, तो ये सारे काम आप एक साथ जब करवाएंगे तो कई लोगों को आप लगाएंगे, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए आप सिक्योरिटी वाला काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी की जगह कुछ लोगों को लगा सकते हैं। और जब नेक्स्ट रिलीज आएगा तो पहला तो काम हो चुका होगा, आपने बेसिक चीज तो बना ही ली है, वो एस्टैब्लिश्ड है, वहां पर आपकी टेस्टिंग हो चुकी है। अगर मान लीजिए कोई एरर आती भी है तो वो करेक्ट करी जाएगी, यानी आपने पहला इंक्रीमेंट दिया, इसमें कुछ एरर आ गई, रजिस्टर आपने एस्टैब्लिश बनाया ऑलरेडी, इसमें सारे आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस है वो फॉलो किए। उसके बाद मान लीजिए एरर आ भी जाता है तो आप जब नेक्स्ट रिलीज बनाएंगे तो ये एरर दूर कर देंगे और फंक्शनैलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब SDLC में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, यूजर को या कस्टमर को पहले ही आपकी कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि उसको एक डिलीवर, जैसे प्रोटोटाइपिंग में होता था। प्रोटोटाइपिंग में क्या है, आप एक प्रोटोटाइप दिखाते थे, साहब इसको एक्सेप्ट करिए या इसमें प्रॉब्लम बताइए या इसको ठीक करना है। वो आप जानते हैं कि आपने उसको इसके लिए कोई लाइफ साइकिल लगाई नहीं, आपने बस बनाया थोड़ा बहुत और उसको दिखा दिया, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप जब पहला रिलीज देंगे तो फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर होगा अपने आप में। तो इससे फायदा क्या होगा कि हर एक बार जब भी यूजर के पास आएगा वो अपने फीडबैक दे सकते हैं और जब फाइनल इंक्रीमेंटल यानी कि पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट आएगा। टेस्टिंग भी आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ए
या 30 लेके चलते हैं, 30 है, आपने 10 इंप्लीमेंट किया तो 10 की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद और जोड़ेंगे तो टेस्टिंग का एफर्ट भी कम हो जाएगा। और जैसे ही यूजर यहां पर यूज करना शुरू कर देता है, शुरुआत में पहली रिलीज में शुरू कर देता है, तो जो रिस्क है फेलियर के वो बहुत कम होता है। डेटा डिक्शनरी क्या होती है, हर एक कंपोनेंट को बताना है आपको। डेटा डिक्शनरी आपकी वजह से डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में क्या देखते हैं आप, शब्द की मीनिंग देखते हैं। तो ये डेटा डिक्शनरी एक स्टोर हाउस है, यानी कि आपका डेटा है, मान लीजिए आपने 2.5 लिखा है, यहां पर आपने 36 लिखा, यहां पर m लिख दिया। 2.5 क्या होगा, ग्रेड। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 36 मान लीजिए आपका वेट हो गया, बहुत कम है। जेंडर आपका मेल हो गया, चलिए इसको 56 कर देते हैं, इस 2.5 को 5.5 कर देते हैं। ये ग्रेड है, वेट है और आपका ये जेंडर है। तो जो डेटा, इस डेटा के बारे में जो डेटा रखा हो उसे, यानी कि एक स्टोर हाउस जहां पर डेटा ऐसा हो जो इंफॉर्मेशन दे रहा हो डेटा के बारे में, यानी वो टर्म और डेफिनेशन होंगे जो डेटा आइटम के बारे में यहाँ लिखे होंगे, और डेटा फाइल्स होंगी। इसमें डेटा फाइल्स में ही रखी होंगी। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन होते हैं और डेफिनेशन होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर से कंसर्न होंगे या डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होगी, डेटा एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होगी, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन क्या है वो होगा, और साथ में जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको डेटा डिक्शनरी में मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा डिक्शनरी की, क्यों हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी सिस्टम हो उसकी जो डेफिनेशन हो स्टैंडर्ड। मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका नाम लिख दिया QFC। अभी QFC तो मुझे पता है ना, बाकी को कैसे पता चलेगा, यूजर को मैं बोलूंगा QFC बोलता रहूंगा, उनको समझ में नहीं आएगा। यानी हर एक टर्म यूनिकली आइडेंटिफाइड होगी और प्रॉपर डिफाइंड होगी, और क्रॉस रेफरेंसिंग, चाहे वो सबसिस्टम हो, चाहे वो प्रोग्राम हो या मॉड्यूल हो, उनके बीच में क्रॉस रेफरेंसिंग, मतलब यहाँ से आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस रेफरेंसिंग प्रॉपर। और मेंटेनेंस बहुत आसान होगा जब आपके पास चीजों की डेफिनेशन मौजूद है, चीजों की इंटर रिलेशनशिप, उनकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो आप मेंटेनेंस आराम से कर सकते हैं। जो डेटा आइटम्स है, जैसे सवाल में पूछा गया कि डेटा आइटम्स, तो 3 क्लासेस हैं डेटा आइटम्स की। डेटा डिक्शनरी के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक डेटा एलिमेंट होगा, एक डेटा स्ट्रक्चर होगा, और साथ में डेटा फ्लो और डेटा स्टोर होंगे। ये 3 चीजें आपको डेटा डिक्शनरी में मिलेगी। तो डेटा एलिमेंट क्या है, ये डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आप और डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे एम्प्लॉय नंबर हो गया, इसको और आप कम नहीं कर सकते। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, वो एलिमेंट, उनका ग्रुप, डेटा एलिमेंट का ग्रुप जो डेटा स्ट्रक्चर बनाए थे। डेटा फ्लोज और डेटा स्टोर्स की बात करें तो डेटा फ्लो वो डेटा स्ट्रक्चर है जो मोशन में है, यानी जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि डेटा स्टोर वो डेटा स्ट्रक्चर है जो भी रेस्ट पे है, उनमें कोई चेंज नहीं है। What specific languages can be used in SRS? SRS के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? What are the advantages of using these specific languages of SRS? SRS के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, और ये जो भी आप नाम लेंगे वो क्यों आप उसको यूज कर रहे हैं? तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, और तीसरा है इसका अनएम्बिग्विटी। अनएम्बिग्विटी इसका मतलब ये है कि आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अगर क्लियर नहीं, क्योंकि ये आपके और जो आपके कस्टमर है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक तरीके से आपको बोलता है कि साहब कोई अच्छी लैंग्वेज यूज करिए, कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करिए जिसमें जो ये तीनों फॉलो करे। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में यूज केसेस, सबसे अच्छा UML का डायग्राम यूज केस है, वो यूज करिए। इससे अच्छा क्या होगा, यूज केस पूरी तरीके से एक्टर दिखाता है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा आपके सिस्टम के साथ, वो ये दिखाता है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नेसेसिटेट करता है ये स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडिफाइबिलिटी, जो क्वालिटी है जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे, वो क्वालिटीज होनी चाहिए। मॉडिफाइबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अनएम्बिगुअसनेस, और इस तरीके से करेक्टनेस, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। लैंग्वेज इजी भी होनी चाहिए ताकि हम और जो डेवलपर हैं, दोनों डेवलपर और हम स्टेक होल्डर्स या फिर जो कस्टमर है वो समझ सकें। नेचुरल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, जैसे अंग्रेजी हो गई, लेकिन इसमें फॉर्मल नोटेशंस भी हैं ताकि आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को दिखा सकें। नेचुरल लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है। जो पूरा SRS है
उसमें नेचुरल लैंग्वेज भी होगी, लेकिन उसके साथ आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी आप नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसमें आपको क्या मिलना चाहिए, उसमें ये तीनों चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। ऐसी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, पूरा मैथमेटिकल है। ऐसी आपकी एक क्लीन रूम स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप ये कहते हैं कि कुछ भी चीज़ जो बनाई है, पहले जो भी आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करनी है, वो उसमें मैथमेटिक्स होगी। आप चाहे लॉजिक यूज़ करिए, मैथमेटिक्स यूज़ करिए, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स कभी भी अनएम्बिगुअस नहीं हो सकती अगर मैथमेटिकली आप कुछ बता रहे हैं। जो एडवांटेज है नेचुरल लैंग्वेज का, कि दोनों ही लोग समझ पाएंगे, दोनों लोग, यानी कि आप भी और जिसके लिए बना रहे हैं। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज इम्प्रिसाइज भी होगी और मतलब एम्बिग्विटी भी उसमें होगी। तो इसलिए अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, ये दोनों प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज को भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि रिक्वायरमेंट को आप सेक्शन में तोड़ें, पैराग्राफ में तो बनाएं, और हर एक पैराग्राफ में सब पैराग्राफ बनाएं। एक एसआरएस में कुछ आप फॉर्मल नोटेशन भी यूज़ करिए, जैसे अगर आप फॉर्मेट इनपुट आउटपुट दिखाना चाहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करिए। जैसे मैंने बताया, आप अगर डायग्रामेटिकली दिखाना चाहते हैं तो यूज़ केस यूज़ कर लीजिए। जब आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दिखाना चाह रहे हैं तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दिखा दीजिए। तो डिसीजन टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हो रहे हैं उस हिसाब से, इनपुट कौन सा होगा, आउटपुट कौन सा होगा, सेटिंग्स कौन कौन सी होगी, इस हिसाब से आप डिसीजन टेबल भी दिखा सकते हैं। ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन वेरियस सॉफ्टवेयर रिस्क। आपको फ्लो चार्ट बताना है और उनके सॉफ्टवेयर रिस्क भी बताना है। तो रिस्क क्या होता है? रिस्क ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई ना कोई आगे चल के आपको लॉस क्रिएट करेगी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, और प्रोसेस या प्रोजेक्ट के सक्सेस में इसका ये योगदान होगा, नेगेटिव योगदान होगा। लेकिन ये हुआ नहीं है। रिस्क में कभी ये नहीं कहा गया कि रिस्क अगर है तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। रिस्क अगर है तो आपका प्रोजेक्ट पूरी पॉसिबिलिटी की फेल हो सकता है। तो कौन कौन सी सॉफ्टवेयर रिस्क हो सकते हैं? आप डिपेंडेंसी समझिए। आपके जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपके प्रोजेक्ट की दूसरे एजेंसी से या दूसरे फैक्टर से पूरी तरीके से डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी, अब एक्सटर्नल किसी से डिपेंडेंसी है तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या क्या हो सकता है, देखिए समझिएगा। आपको चाहिए कि ट्रेन्ड और स्किल्ड मैनफोर्स चाहिए। मान लीजिए ये ट्रेन आपके पास थे तो सही, लेकिन वो कहीं और चले गए, छोड़ दिया। इंटर कंपोनेंट या इंटर ग्रुप डिपेंडेंसी, यानी कि आप कोई डिवाइस बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपने कहा कंपोनेंट पार्ट बी या टीम बी करेगी। अब ये आप टीम बी पे डिपेंडेंट हो गए। मान लीजिए टीम बी ठीक से नहीं कर पाई, फिर तो एक और है इसमें कस्टमर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है कस्टमर चीजें खुद ही क्लियर ना हो और फिर आपको वो इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो सही नहीं आ रही। आपने जैसे यहाँ अपनी टीम को काम दिया, ऐसे आप किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं। उस सब कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो आपने किसी को दिया, वहां पर उस सब कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पूरा नहीं किया गया। रिक्वायरमेंट इश्यूज और मैनेजमेंट इश्यूज। रिक्वायरमेंट इश्यूज का मतलब यह है कि आप कहीं अनसर्टेनिटी या टर्मोइल आएगा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में। ये रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। हम अगर गलत प्रोडक्ट समझ लें और गलत बनाने चले गए तो आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं है, क्योंकि कस्टमर आपसे मांग रहा है खेत, आप उसे दे रहे हैं खलिहान। क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट का क्लियर विजन आपके पास नहीं, आपका और कस्टमर का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। आपने जो यूजर को जो चाहिए था, जो ऐसी चीज चाहिए थी जो उसको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे। नया मार्केट आ गया नीट का। आप मान लीजिए विंडोज 7 के लिए काम कर रहे हैं और विंडोज 10 आ चुका है। 7 और 10 में तो अंतर है। ये रिक्वायरमेंट है। और उसके लिए पॉलिटिकल चीजें भी आती है। पॉलिटिकल के गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया। फिर मैनेजमेंट इश्यूज क्या हो सकते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या काम है। होता क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हर बार कोई रिव्यू होता है या कोई बातचीत होती है तो उसमें अपनी वीकनेसेस नहीं दिखाते, यानी कि वो हमेशा मानते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कभी अपनी कमियां नहीं पेश करते, और वो कमियां जो है वो प्रोजेक्ट को ले डूबती है।
प्लानिंग ठीक से नहीं कर रहे, आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं कर रहे काम को, विजिबिलिटी नहीं उनकी, स्कोप नहीं है, स्टेटस क्या है वो नहीं पता उनको, या पता है तो भी बता नहीं रहे। ओनरशिप किसकी है, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, वो इसके सर पे डालता है, वो उसके सर पे डालता है। कमिटमेंट जो आपने कर दी है, मान लीजिए आपको 10 दिन लगता है, आपने कहा नहीं साहब मैं तो 2 दिन में कर दूंगा, और लोग आपस में, जहां लोग रहेंगे वो आपस में कुछ ना कुछ होगा, द्वेष भावना होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, आपस में लोग लड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बॉस बता नहीं रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को छुपा ले रहा है काम। ऐसी नॉलेज की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। आपने कह तो दिया मैं ये बनाऊंगा, लेकिन आपके पास वो स्किल है नहीं। आपने कहा कि मैं इमेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट ले लिया, इमेज प्रोसेसिंग की आई और पी भी नहीं जान रहा है कोई, उसे सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, वो इमेज प्रोसेसिंग यानी कि डोमेन नॉलेज नहीं आ पा रही है उसको। तो सॉफ्टवेयर होने के बावजूद, सॉफ्टवेयर डेवलपर होने के बावजूद भी, या प्रोजेक्ट मैनेजर जो सॉफ्टवेयर में है उसके होने के बावजूद भी आईपी इमेज प्रोसेसिंग का नॉलेज नहीं है, तो कैसे काम हो पाएगा। ट्रेनिंग आप ठीक से नहीं दे रहे हैं, या मेथड या टूल टेक्निक ले तो लिए हैं आपने, टूल्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं आप, या उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, एक्सपीरियंस ही नहीं है आपको, नई टेक्नोलॉजी आ गई उससे आप वेलवर्स नहीं हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपका पुअर है, इनइफेक्टिव है, या आप प्रोसेसेस को निगलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे रिस्क आते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंटेल्स व्हाट एक्टिविटीज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए, अभी हमने देखा क्या क्या होना चाहिए। कॉस्ट को मेजर करने के लिए क्या डिफिकल्टी आती है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्टिमेशन, यानी कि आप एफर्ट, कॉस्ट, रिसोर्स और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, मतलब कितना मेहनत लगने वाली है आपके पर्सन मंथ्स में, कॉस्ट कितना है पैसों में, और ड्यूरेशन क्या है, कितना समय लगने वाला है, रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज कितने लगने वाले। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करना है आपको एस्टिमेशन के बाद, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्टाफिंग प्लान करना है स्टाफ, और उसके बाद रिस्क हैंडलिंग करनी है, यानी कौन से रिस्क हो सकते हैं आइडेंटिफाई करना है, उनको एनालाइज करना है और अबेटमेंट करना है, उनको रोकने के लिए तरीके अपनाने हैं। और उसके बाद जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज है वो तो चलनी है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है, कॉन्फ़िगरेशन प्लान है, ये सब काम मैनेजर का ही है। और जब सॉफ्टवेयर कॉस्ट के बारे में भी पूछा गया, तो सॉफ्टवेयर कॉस्ट किस लिए होता है, जो रिक्वायरमेंट आती है आपकी सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, ह्यूमन रिसोर्स की, तो कॉस्ट एस्टिमेशन हम उस तरीके से निकाल सकते हैं लाइफ साइकिल में। लेकिन जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर का वो इन सब पे डिपेंड तो करता है, लेकिन उसको उस तरीके से एस्टिमेट करना, क्योंकि आगे चल के चीज चेंज होने वाली है। मान लीजिए डॉलर का रेट आपने आज कोट किया, डॉलर का रेट आपने कहा कि मेरे साहब मैं सॉफ्टवेयर बना दूं 3 रुपए में, डॉलर मान लीजिए 60 रुपए का है, और आपने कहा कि 5,000 रुपए लगेंगे, डॉलर 60 का, $5,000 लगेंगे। अब मान लीजिए कि 60 से 70 हो गया डॉलर, तो डिफरेंस कितना है, 5 7 35, 5 6 30 और 5 7 35, सीधा 5,000 का अंतर आ गया। मैंने बहुत छोटा अमाउंट बताया, बहुत बड़ा अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है। तो एक्चुअली जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो कॉस्ट आपके ऊपर चली गई। जब आप इनिशिएट कर रहे थे, फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे थे, तब आपको केवल सॉफ्टवेयर का आइडिया था। ये हो सकता है कि आपकी चीजें, मान लीजिए आपने कहा कि साहब हम ये बना के देंगे, यूजर ने कहा ये भी बना दो, वो भी बना दो, वो भी बना दो, तो कॉस्ट तो बढ़ गया, इसीलिए उसका एस्टिमेशन थोड़ा मुश्किल होता है। कोकोमो बताइए अलग अलग मॉडल और फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए इसका एफर्ट का। कोकोमो मॉडल कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है, इसका फुल फॉर्म है कोकोमो। ये एम्पेरिकल मॉडल है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस से निकाला गया है, एम्पेरिकल मॉडल है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस से निकाला गया है, बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, इंडिपेंडेंट मॉडल है, किसी वेंडर से ये संबंधित नहीं है, ये एक एम्पेरिकल मॉडल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस से निकाला गया है। इसकी काफी लंबी हिस्ट्री है, 1981 कोकोमो 81, इसके बाद बहुत सारे रिवीजन हुए, अब कोकोमो 2 आ गया है। और कोकोमो 2 ये भी देखता है कि कौन सा अप्रोच, आप कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ले रहे हैं, क्या रीयूज पॉसिबिलिटी है। तो अलग अलग मॉडल जो है इसमें 3 फ्लेवर है आपके पास, बेसिक है, इमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, और आपके पास डिटेल्ड है। तो बेसिक कोकोमो मॉडल ये आपको कॉस्ट बताता है। ये दो कोकोमो कोई भी हो आपका, KLOC यहां पर यूज होता है। मैं पहले ये बता देता हूं कि कोई भी कोकोमो मॉडल आप कॉस्ट और एफर्ट एस्टिमेशन किया होता है, कॉस्ट से एफर्ट पहले निकालते हैं, उससे कॉस्ट निकलता है, फिर ड्यूरेशन निकलता है, ऐसे टाइप का। तो हम साइज के हिसाब से चलते हैं, KLOC वगैरह इसमें यूज करते हैं, किलो लाइन ऑफ कोड। तो जो एस्टिमेशन है, अब एस्टिमेशन कैसे करेंगे, एस्टिमेशन तो तभी होगा ना जब आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, प्रोजेक्ट कैसा है, तभी तो एस्टिमेट कर पाएंगे उसको। तो 3 टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, सेमी डिटैच्ड हो सकते हैं, एम्बेडेड। ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक मतलब क्या है कि छोटी टीम है, फैमिलियर एनवायरनमेंट है, एप्लीकेशन भी अच्छे से समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन
ओवरहेड्स बहुत कम है, टीम मेंबर को पता है वो ये काम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, और कॉमन है, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। सेमी डिटैच का मतलब ये होता है कि मिक्स्ड है, अभी आपका काम मतलब एक्सपीरियंस भी लोग हैं और फ्रेश इंजीनियर्स भी हैं, और कई लोग उससे फेमिलियर है काम क्या होना है, कई लोग अनफेमिलियर, लेकिन आपके पास एक ब्लेंड है, और काम भी मीडियोकर है, मतलब बहुत हल्का काम नहीं, बहुत इजी काम नहीं, बहुत एक नॉवल टेक्नोलॉजी पे नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं। एम्बेडेड मॉडल, यहां पर हो सकता है हार्डवेयर कपलिंग, सॉफ्टवेयर रेगुलेशन इसमें आपके हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर रेगुलेशन होंगे, कुछ ऑपरेशनल प्रोसीजर होंगे कि देखिए साहब ये प्रोसीजर अपनाना है। वैलिडेशन कॉस्ट बहुत हाई आने वाली है, जैसे कोई सिस्टम प्रोग्राम बनाना है या कोई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रोग्राम बनाना है आपको इंग्लिश का। इंटरमीडिएट मॉडल पे आइए आप। इंटरमीडिएट जैसे आपने बेसिक देख लिया था, बेसिक में आपने तीन उसमें आ गए और लाइन ऑफ कोड वहां पर ले लेते हैं, या फिर कोई KLOC ले लेते हैं, आजकल KDSI लेते हैं, किलो डिलीवर्ड, जो आपके सोर्स इंस्ट्रक्शन है वो लेते हैं। अब बेसिक हो गया, अब इंटरमीडिएट पे आ जाइए। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल एस्टिमेट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट को, लेकिन 15 इसमें कॉस्ट ड्राइवर्स भी होते हैं, 15 कॉस्ट ड्राइवर भी लगाए जाते हैं, यानी कि आप साइज जो KLOC वगैरह मैंने बताया वो तो लेंगे 15 कॉस्ट ड्राइवर भी लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं KLOC लें आप, किलो लाइन ऑफ कोड, आप फंक्शन पॉइंट भी ले सकते हैं। डिटेल में क्या होता है, डिटेल कोकोमो मॉडल, डिटेल कोकोमो मॉडल में जो स्टाफिंग कॉस्ट है या ड्यूरेशन आप हर एक डेवलपमेंट फेज में करते हैं, सबसिस्टम में करते हैं और मॉड्यूल में करते हैं, यानी कि पूरे प्रोडक्ट के लिए नहीं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके लिए आप करेंगे। आप को एक पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज से, ताकि आप देखें कि कौन सा प्लान बेहतर है जो आपके नीड और रिसोर्सेज को पूरा करता है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में अंतर बताइए। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये दोनों डिजाइन स्ट्रेटेजीज हैं। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन ये पूरी तरह रिलाय करता है कि आप अपने सिस्टम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करिए, फंक्शन में डिवाइड करिए, और उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसे बनाएंगे जहां पर एक फंक्शन होगा, ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इस तरीके से अलग अलग फंक्शन काम हो रहे, काम को बांट दिया। और फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन ये डिटेल एल्गोरिथम की फंक्शन में रखता है। सिस्टम की स्टेट इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होती है, लेकिन एल्गोरिथम जो उसका इंप्लीमेंटेशन है वो जरूर आपका हिडन रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात करें तो आप यहां पर it transforms the analysis model created using object oriented analysis into design model that serves as a blueprint for software construction. Object oriented analysis में जो आपने काम किया, जैसे आपने ऑब्जेक्ट एनालिसिस में ऑब्जेक्ट UML यूज किया, ओके, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में आपने देखा मुझे क्या क्या करना है, और फिर डिजाइन में आपने UML का प्रॉपर यूज किया, यानी कि जो भी एनालिसिस में हुआ उसके आप वो जो एनालिसिस मॉडल में यूज किया, अब उसको आप डिजाइन मॉडल में पूरी तरह तब्दील करें, जो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, आपका मेन जो एम होगा कि मैं ऑब्जेक्ट्स के अराउंड सोचूं, तो ऑब्जेक्ट से क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट से इन्वोकेशन होंगे, मेथड इन्वोकेशन, अब उसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपके अलग अलग जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इनहेरिटेंस होगा, इनकैप्सुलेशन होगा, वो सब आपको डिजाइन में देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जैसे मैंने बताया एक ब्लूप्रिंट होता है, ताकि आपको एक पूरी तरीके से एक डिजाइन मिल जाए, ताकि आप डायरेक्ट उसको किस में कन्वर्ट कर सके, कोड में। और उसमें देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ही यही है कि एक तो मैक्सिमाइज करेंगे यूज को, इंप्रूव करेंगे स्पीड को और क्वालिटी को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में और अंदर समझते हैं कि फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन मेथड में अगर आप OOD से कंपेयर करें तो OOD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में जो बेसिक एब्स्ट्रैक्शन है वो कोई फंक्शन नहीं होते, जैसे सॉर्ट फंक्शन, डिस्प्ले, ट्रैकिंग नहीं होते, लेकिन रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, जैसे एम्प्लॉय होगा, पिक्चर होगा, मशीन होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस या डिजाइन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में स्टेट की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं होती है किसी सेंट्रलाइज्ड शेड मेमोरी में, जबकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अपना ऑब्जेक्ट का अलग स्टेट होगा, अपनी अपनी मेमोरी होगी। फेलियर्स और फॉल्ट में डिफरेंशिएट करिए। ये अलग अलग किताब में पहले बता दूं, बताने से पहले अलग अलग किताब में फेलियर, फॉल्ट, डिफेक्ट्स, इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। हम प्रेसमेंट के हिसाब से चलते हैं। फेलियर मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशन होने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है,
अगर उससे डिविएशन हो गया, यानी कि जो डिपार्चर है, फेलियर इन द डिपार्चर ऑफ एक्सटर्नल रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम ऑपरेशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट से अगर आपका डेविएशन हो गया, जो 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 रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड ऑफ फंक्शनैलिटी थी वो नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे फेलियर। तो फेलियर डायनेमिक होता है। इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक डेफिशिएंसी है, चाहे परफॉर्मेंस की कमी हो, चाहे एट्रीब्यूट की, या कोई रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत आ रहा है। चार इसके फेलियर के ऑकरेंस या फेलियर के होने के चांसेस को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है कि एक तो टाइम ऑफ फेलियर है, दो इंटरवल के बीच में, दो फेलियर के बीच में क्या इंटरवल है, कम्युलेटिव फेलियर ले लीजिए, इसी टाइम में कितने सारे फेलियर हो जोड़ दीजिए उसको, और कितने फेलियर हो रहे हैं एक टाइम इंटरवल के अंदर। इसी के लिए रिलायबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अवेलेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है सॉफ्टवेयर के टर्म्स में। फेलियर के अलग क्लासेस होते हैं, जैसे ट्रांजिएंट है, परमानेंट है, रिकवरेबल है, इररिकवरेबल है, नॉन करप्टिंग है, करप्टिंग है। फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। फॉल्ट एक ऐसा डिफेक्ट है प्रोग्राम में जब उसको किसी तरीके से किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो मीट करेगा। इन्हें मान लीजिए इफ आपने लिखा है, एल्स लिखा है। इफ बार बार इफ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एल्स में आ गया तो मतलब प्रोग्राम फेल हो जाएगा आपका। तो फॉल्ट एक प्रॉपर्टी है प्रोग्राम की, ये प्रॉपर्टी रादर देन द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बिहेवियर, ये प्रोग्राम की प्रॉपर्टी है। प्रोग्राम में फॉल्ट है, एग्जीक्यूशन बिहेवियर तो उसका खराब होगा ही होगा अगर प्रोग्राम में फॉल्ट है। तो फॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं? डेटा फॉल्ट हो सकता है, कंट्रोल फॉल्ट हो सकता है, इनपुट आउटपुट फॉल्ट हो सकता है, इंटरफेस फॉल्ट हो सकता है, स्टोरेज मैनेजमेंट फॉल्ट हो सकता है, और एक्सेप्शन मैनेजमेंट फॉल्ट हो सकता है। ये अलग अलग फॉल्ट्स हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चन और आंसर देखे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी।